कुछ बुक्स जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ, सुन लो, देख लो, फ़ायदा होगा। एक है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी माइंडसेट से रिलेटेड है। इसमें कोई रोड मैप नहीं मिलेगा आपको कि जी ये करोगे तो अमीर हो जाओगे। अपने माइंड को कैसे आपने कल्टीवेट करना है कि यार आप अमीर बनने का सोच रहे हो। माइंडसेट सब कुछ होता है। हम रिस्क नहीं लेते, हमें जॉब करनी है जी, और हमेशा आपको पाकिस्तान में ये कहते नजर आएंगे, यार पैसे नहीं है, बगैर पैसों के कैसे कमाएं। ये सवाल करने वाला जो है ना, उसका माइंडसेट फक्ड अप है। मतलब वो ये सोच रहा है कि मैं कुछ भी नहीं करूं लेकिन मेरे पैसे बने, मैं आराम से बैठूं मेरे पैसे बने। इस माइंडसेट को चेंज कैसे करना है, उसके लिए ये बुक डाउनलोड कर लो, पढ़ो। द मिलियनियर फास्ट लेन का कमाल ये है कि ये वाहिद ऑर्थर है जिसने, पता, इसमें वो वाली बात बोली है जो सब चाहते हैं, रातों रात अमीर हो जाएं। ठीक है, उसके लिए किस तरह से आपको अपने आप को प्लान करना चाहिए। मतलब इस बुक में वो ये कह रहा है कि भाई आसानी से तो अमीर नहीं आप हो सकते, ठीक है, ऐसा कोई तरीका नहीं, आसान कुछ भी नहीं है। लेकिन गेट रिच क्विक की थ्योरी जो है ना, वो ज़रूर है। जल्दी आप अमीर हो सकते हैं, आसानी से नहीं हो सकते। वरना वैसे गेट रिच क्विक स्कीम्स को तो हमेशा फ्रॉड, स्कैमी और ये कहा जाता है डिसअपियर हो जाएगा सब कुछ, लेकिन इसने बड़े क्लासी तरीके से बताया, यार ये मस्ट है। एमजे भैया इसमें आपको ये बताते नज़र आते हैं कि एक तो चलो वही पुरानी बात है, जैसे रिच डैड पुअर डैड, बहुत मशहूर एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। उसमें भी वही है कि जी आप स्कूल जा रहे हैं और आप जो है जाकर अपना कोई रूटीन का काम कर रहे हैं, या फिर आप रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा कर रहे हैं और 60 साल या 50 साल में जाके आप रिटायर हो जाते हैं, या फिर आपने अपने अच्छे ग्रेड्स लाए, स्कूल कॉलेज में पढ़ा और उसके बाद आपने जॉब शॉप कर ली। दो तरीके तो इसने बोला यार वो तो बिल्कुल फारिग है। लेकिन तीसरा तरीका जो इसको डिफरेंट कर देता है रिच डैड पुअर डैड की बुक से, इसमें यह बताया इसने कि किस तरीके से आप स्मार्टली सिर्फ ऐसे कामों पे आप टारगेट करते हैं जो पैसिव इनकम जनरेट करें। आप ऐसा काम ही नहीं करते जिसमें आपको खुद जाके कुछ करना है, आप सारे उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिससे पैसिव इनकम जनरेट हो। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आप प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें ले आते हैं जिससे आपकी पैसिव इनकम आने लग जाती है। तो आपकी टाइम जो है वो आपके बहुत सारा बच जाता है, क्योंकि बाकी जितने भी काम हैं, जब आप जॉब करते हैं, कहीं भी कर रहे होते हैं, तो आपका टाइम बहुत लग रहा होता है। तो टाइम को जितना बचाएंगे तो गेट रिच क्विक की जो थ्योरी है वो हो सकती है। ये गेट रिच क्विक की थ्योरी जो है ना, किसी और ने कभी इस तरह नहीं बोला। सबने बोला स्कैम होता है, इसने कहा नहीं भाई हो सकता है, ये फॉर्मूला है। फिर द 4 आवर वर्क वीक, यार इस बुक की जो ख़ास बात है कि माइंडसेट, आपको अपने माइंडसेट की ट्रेनिंग कैसे करनी है ताकि आप फाइनेंशियल कैलकुलेटेड रिस्क ले सकें, और क्यों लेना चाहिए। ठीक है, बातें सारी इसमें भी वही है, 9 to 5 की जॉब ठीक नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और आपको स्लेव नहीं बनना चाहिए। लेकिन माइंडसेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर सारा फोकस किया हुआ इसमें कि भाई अगर माइंडसेट ही आपका ऐसा है, आप डरे हुए हो, तो फिर सारी उम्र आप पैसे तो नहीं बना सकोगे। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कहते हैं यार फ्री में बस हो जाए, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, यार पैसे नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ बताओ बगैर इन्वेस्टमेंट के मैं करूँ भी कुछ नहीं। एक होता है करूँ, एक कहता है बंदा मैं स्किल सीखूंगा, मैं चलो अमेजॉन, क्रिप्टो, फ्रीलांसिंग कुछ सीख कर करूँगा। एक ऐसा माइंडसेट होता है पाकिस्तान में चुतियापे का, कहते नहीं हमें लर्निंग के साथ अर्निंग हो जाए बस हमारी, हमें जो है कुछ भी नहीं सीखना, हम वीडियो भी नहीं देखेंगे, हम कोर्स भी कोई कंप्लीट नहीं करना चाहते, बस हम डायरेक्टली चाहते हैं कि बस हम बगैर इन्वेस्टमेंट के कुछ अमीर हो जाए। तो वो बेवकूफ़ ये पढ़ें ज़रा ताकि दिमाग सेट हो। साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग, इसी तरह एक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब इन्वेस्टिंग में जिस चीज़ को प्रॉब्लम आती है ना, स्टॉक में कैसे जाना है, अब प्रॉपर्टी में कैसे जाना है, और अपने जब पैसा कमा लिया तब इन्वेस्ट कैसे करना है। लेकिन अगर आपने अभी पैसा कमाने की तरफ सोचा हुआ है, अभी पहले से पैसे वैसे नहीं है, तो फिर आप साइकोलॉजी ऑफ मनी की तरफ जाएँ। उसमें ये बताया हुआ है कि हम लोग बहुत दफ़ा ना इम्प्रेस हो जाते हैं जी, फ़लाने बिल गेट्स की स्टोरी देखते हैं यार, मार्क ज़करबर्ग की देखते हैं, फ़लाने बंदे ने पैसे बना लिए, चलो यार इसको देखते हैं जैसे इसने किया है। लेकिन ये बिल गेट या मार्क ज़करबर्ग या दुनिया में जो बड़े बड़े एलन मस्क, ये सिर्फ हार्डवर्क नहीं है भाई, ये सिर्फ ये नहीं है कि इनको कोई मेंटोर मिल गया था, ये इसमें लक का बहुत फैक्टर है कि कुदरत ने इनके नसीब में इतना पैसा, इतनी तरक्की, इतनी शोहरत और इतना सब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि देखो मेरे भाई, आप जितने भी बहुत सुपर डुपर बिलियनर, आप कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए, फेसबुक जो है किस तरह हिट हुआ, कितने सारे चलते रहे, लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक का अभी भी चल रहा है और सबसे ज़्यादा पैसे भी उसने बना लिए हैं। तो लक, जिनके साथ आपको लगता है ना लक का फैक्टर है, उनको तो नहीं फॉलो करो आपको फॉलो करना है पैटर्न, मेहनत करने का पैटर्न क्या था। अच्छा 9 to 5 जॉब नहीं करनी, अच्छा यार मुझे जो है जॉब के साथ जो है अगर मैं कर भी रहा हूँ तो मुझे एक साइड हसल अपनी ढूंढनी है, अच्छा मुझे 2-3 स्किल्स करनी है, एक ही कारोबार पे रिलाई नहीं करना, मुझे छोटे छोटे बिजनेस जो है शुरू करने हैं,
और करने से पहले पहली चीज़ क्या है, कोई भी दुनिया में बिजनेस, कोई भी काम आप करने लगे हो, सबसे पहले मोहब्बत भी करने लगे तो पहले रिस्क असेसमेंट करो। अच्छा यार, मैं से मोहब्बत कर रही हूँ, कल को अगर ये शादी नहीं करेगा तो क्या होगा, कल को ये सेक्स करके भाग गया तो फिर मेरे पे क्या क्या नुकसान होंगे, अच्छा ये कर कल खुशियाँ सुनने वाला निज़र। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं इसलिए आसान लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ कि मोहब्बत करने वाले प्रेम पंछियाँ यहाँ पर निब्बन भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं उनकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। दुनिया का कोई भी काम करना होता है ना, सबसे पहले मैं देखता हूँ अच्छा भाई रिस्क क्या है। रिस्क पहले सोचते हैं, प्रॉफिट बाद में सोचते हैं। हमारे यहाँ ना पहले प्रॉफिट सोचते हैं। आपने देखा ना, हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात होती है, अच्छा इतने पैसे लगाऊंगा महीने के कितने आएंगे, इतने पैसे लगाऊंगा महीने के कितने आएगा। दुनिया की सारी चीज़ें का रेंटल इनकम होती है। दुनिया में अगर आपने बहुत कोई मिलीनियर बनना है ना, मल्टी मिलीनियर बनना है, तो वो आप सिर्फ बन सकते हैं पहले या तो कोई आपके पास मल्टीपल स्किल्स हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, ठीक है, और मैं क्रिप्टो ट्रेडर भी हूँ। बिल्कुल दो अलग अलग फील्ड्स हैं, ठीक है। क्योंकि जी तो पाकिस्तान फ़हाद मुस्तफ़ा अगर कर रहा है या बाकी लोग कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो फ़हाद जो है वो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीदता है, उसकी लातादाद प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं, अपार्टमेंट्स खरीदे हुए हैं, बेंगलोज खरीदे हुए हैं, रेंट पे दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह बड़े बड़े आर्टिस्ट यही करते हैं कि यार प्रॉपर्टी खरीदें, प्रॉपर्टी सबसे सेफ बेट होती है, उस तरफ जाना है। मेरा मानना ये है कि इंटरनेट के थ्रू पैसे बनाने के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसकी तरफ जाना चाहिए। और एज अ इन्फ्लुएंसर आपको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि जितने भी सारे इन्फ्लुएंसर हैं वो एक जगह के रुक जाते हैं। कितना कंटेंट बनाओगे, कितने व्लॉग्स बना लोगे, फिर एक टाइम के बाद जो है आपको वो प्रॉब्लम आती है। तो जब लिविंग ऑन दी एज या चैम्पियन जब सुपर डुपर हिट था ना, मैं उस वक्त हट गया। मीडिया में एग्जिट करना ज़रूरी है। अगर एक ही चीज़ बार बार करते रहोगे तो लोग बोर हो जाते हैं और फिर आपको भी आदत पड़ जाती है वही चीज़ करने की। तो पॉइंट ये है कि अपने अंदर 2-3 स्किल्स लाने की कोशिश करो। द साइकोलॉजी ऑफ मनी जो है ये तो लाजमी किताब है, समझो। जैसे होता है ना ABCD पहले पढ़नी है तो ये ऑडियो लगा के सुन लो यार, अगर कोई पढ़ने में मसाइल है। जैसे मेरी भी आंखों का करीब का मसला होता है तो मैं ऑडियो लगा लेता हूँ कि भाई सुनते रहो। ये बुक आपको पैटर्न बताती है कि ये पैटर्न है भाई, जो फॉलो करके आप जा सकते हैं। फिर आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आप बिल गेट बनते हो कि नहीं बनते, आप मार्क ज़करबर्ग बनते हो नहीं बनते। समझ आई? तो पहला प्रोसेस ये है कि पहले तो वो आपको स्टेप सीखने हैं कि यार पहला पैटर्न क्या है जिसके थ्रू हाँ अमीर होने का या पैसे कमाने का चांस है। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट, पुरानी, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट लेसन है। देखें, जब आप पैसा बना लेते तो आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए। पैसे से पैसा अगर बनाना नहीं आता, पैसे को घुमाना नहीं आता, तो पैसा बना भी लोगे तो आपको कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। सिर्फ प्रॉपर्टी ले लेना, गोल्ड ले लेना, ये ना, इस पूरे के लिए आपके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए। जो इस बुक की सबसे खूबसूरत बात है ना, वो कहता है भाई आपको इंटेलिजेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे कुछ भी है, आपका बैकग्राउंड है, आप एक बिलियनियर बन सकते हैं। ये बड़ी ख़ास चीज़ है। इसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि भाई कोई स्टैनफोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए, अब आप रिसर्च नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है। पहला एक चीज़ इंपॉर्टेंट है अमीर होने के लिए, और वो है इमोशनल कंट्रोल। कि अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते, यानी सारे लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं तो आप भी खरीदने लग जाते हैं। जो मार्केट में ऐप आती है आप कहते हैं मैं भी इधर इन्वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन ये कहना तो आसान है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, लेकिन करो कैसे, वो इसमें बताया। वैनगार्ड का CEO जिसने इंडेक्स फंड क्रिएट किया, उसकी लिखी हुई बुक है ये। और इसकी मैं आपको बात बताऊं, जॉन की इंडेक्स फंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। अगर आप समझते हैं ना कि आपको अपने पैसा काम में लाना है, तो दुनिया भर में कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर एक कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, टेस्ला में या फिर आप एप्पल में, तो उसकी कीमत ऊपर नीचे से आपको फ़र्क पड़ सकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। इंडेक्स फंड का मतलब है जैसे S&P 500, मतलब 500 कंपनियाँ हैं, आपने $100 फ़र्ज़ करो, 100 तो कम कह रहा हूँ, जैसे $10,000 आपने इन्वेस्ट किए तो वो 500 कंपनीज़ में एक साथ इन्वेस्ट हो गए, तो आप गलत नहीं हो सकते कभी भी। तो ये वैनगार्ड के CEO ने लिखी हुई बुक है। वैनगार्ड दुनिया की जैसे ब्लैक रॉक है, ये ब्लैक रॉक और वैनगार्ड समझे ख़तरनाक इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो बुक थी ना वैनगार्ड के CEO वाली, वो आपको इंडेक्स फंड के फ़वाइद सिर्फ बताएगी कि इंडेक्स फंड कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट आपको मोटिवेट करेगी कि यार जो बंदे वॉल स्ट्रीट पे नहीं भी हैं, किस तरीके से स्टॉक में इन्वेस्ट करके छक्का लगा सकते हैं। अच्छा, ये जितनी भी बुक्स होती हैं ना, ये बुक्स कभी भी इसलिए नहीं मैंने पढ़ी थी कि यार मुझे मिलियनेयर बनना है, कभी भी नहीं। तो ये बुक अगर आप इस माइंडसेट से पढ़ोगे, ये पढ़ने से मैं मिलियनेयर बन फॉर एग्जाम्पल, आप जिम ये सोच कर जाते हो
कि यार मेरी बॉडी बनेगी तो बच्चियाँ मेरे से सेट होंगी। जो भी जाता है वो 1 महीने में फारिग होकर आ जाता है। जो ओरिजिनल बॉडी बिल्डर होता है वो सोच रहा होता है मुझे चैंपियन बनना है, मुझे कोई बड़ी चीज़ बनना है, और उसको मोहब्बत होती है उससे, ठीक है। उसके जहन में ये नहीं होता कि मैं बॉडी इसलिए बनाऊंगा कि बच्ची आए, ठीक है, ये लड़कियां सेट हो जाएं। आप वो इसलिए आ रहा होता है कि उसको चैंपियन बनना है, कोई बड़ी चीज़ बनना है। और जो लड़कियां हैं वो बाय प्रोडक्ट हैं। फिर बाद में अगर वो लड़कियां बॉडी बिल्डर को पसंद करती हैं तो उसके पास चली जाती हैं। इसी तरह इन बुक्स को इसलिए नहीं पढ़ते कि जी इसको पढ़ने के बाद कोई, एक तो हमारे मुल्क में तो बस एक वीडियो मुझे बताओ, कोई एक स्टेप बता दो। पाकिस्तान की नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो है ना, जो हमारी यंगस्टर की है, कि उसको लगता है कि शायद कोई एक वीडियो होगी या कोई एक बुक होगी जिसका स्टेप 1 2 पढ़ूंगा। अब मैं मुझे अच्छा, हर एक को ना स्टेप्स चाहिए होते हैं। यार ये बताओ, स्टेप बता दो बस, क्योंकि नोट छाप छाप के आ गया है। और नोट्स में भी, छपाई में भी इनको नहीं होता, बस ये बता दो, एक स्टेप ये दे दो, 2 स्टेप बता दो। मैं तो ये स्टेप वाइज सोचने वाली जो कॉम है ना, ये नहीं तरक्की करती। अच्छा, इन सब बुक्स में एक चीज़ कॉमन है, शॉर्टकट का भाई कोई चक्कर नहीं दुनिया में। अगर आपको लगता है कि भाईजान फ़ौरन शॉर्टकट लगेगा, ये माइंडसेट पहले चेंज करना है। अगेन मैं बार बार वो एग्जांपल देता हूँ, पूरी दुनिया जो है ना, फाइनेंस की हो या कुछ भी हो, वो एक जिम की तरह है। जिम में 100 लोग आते हैं, 1 महीने बाद 90 लोग गायब, 10 लोग जो रह जाते हैं, फिर उनमें से भी कोई 2-3 ही होते हैं जो बड़े कुछ ठीक ठाक बॉडी बिल्डर बनते हैं, बाकी बस हल्का फुल्का टक टुक कर रहे होते हैं। तो अब तुम्हें सोच लेना है कि भाई क्या तुम्हारा माइंडसेट ये है कि तुम फ़ौरन बोर हो जाते हो। अपना दिल लगाना बड़ा ज़रूरी है काम में, या वो काम ढूंढना ज़रूरी है जिसमें आपका दिल लग रहा है। ये नहीं कि वकार जगह क्रिप्टो करता तो मैं भी क्रिप्टो कर लूँ, वो फलाना अमेजोन करता है मैं भी ये कर लूँ, फलाना कोर्स बेच रहा है मैं भी कोर्स बेचना शुरू कर दूँ, फलाना यूट्यूबर है मैं भी ये बन जाऊँ। आपको अपने आप से पूछना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं बिटकॉइन में जब आया था, ठीक है, जब दुनिया में कोई 0.1% को ये बात पता थी, 2015 2016 में तो खैर मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा कि तुम भी ले लो। मैं 2014-15 से इसमें था। क्यों था मैं इसमें? मुझे ये थोड़ी था कि इससे कोई बहुत पैसे बनने। मैं पैशनेट था नई चीज़ों पे रिसर्च करने पे, जो दुनिया में मुझे हमेशा ये होता है यार, दुनिया में जो चेंज किसी टेक्नोलॉजी से आना है ना, वो मुझे पता होनी चाहिए। ये नहीं था कि इससे कोई पैसे बन रहे हैं या बहुत कोई कल को मैं कोर्सेज बेच रहा हूँ या पता नहीं क्या कर रहा हूँ। द ओनली ऑब्जेक्टिव वॉज कि यार मुझे टेलीपोर्टेशन, अब आइंदा इस पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होंगे, इंसानों को ट्रांसफर करेंगे, फोटॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। और आजकल लोग पता है ऐसे थोड़ी हो सकता है, क्वांटम एंटेंगलमेंट कुछ नहीं होती, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं। जब जब कोई कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा देख रहा होता हूँ। तो अपने अंदर हेड ऑफ टाइम्स, मेरा मानना ये कि आप हेड ऑफ टाइम्स चलें, वक्त से पहले किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करें। जो हो रहा होता है मैं उसमें तो पढ़ता ही नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पूरा पाकिस्तान पॉडकास्ट कर रहा है आजकल, आपने मुझे देखा कोई पॉडकास्ट टाइप माहौल करते हुए। इसका ये मतलब नहीं कि जो लोग कर रहे हैं वो कोई वो है, हो सकता है मेरा दिल करेगा, जब मेरा मूड होगा मैं कर दूं। लेकिन मैं स्नैपचैट पे क्यों होता हूँ, व्लॉग्स क्यों नहीं बनाता, कोई और मैं इस तरह करके चीज़ें क्यों नहीं कर रहा होता। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ, ये भी एक मेथड है जिससे आपको सक्सेस, कामयाबी मिल सकती है। ये भी एक मेथड है कि यार जो बात है सच रखो, पूरी दुनिया के सामने सच बोलो, ताकि कोई झूठ का चक्कर ही ना हो। अगर आप अपने आप को बिल्कुल ओपन बुक की तरह रखोगे ना, तो फिर आपके अपने दोस्तों में या अपने मोहल्ले गली में आपके अंदर ये एबिलिटी आएगी कि यार कोई प्रेशर ही नहीं आया। जैसे मुझ पे कोई प्रेशर नहीं होता। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको झूठ को कवर करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अगर आप एक फेक लाइफ है, आपने कभी मुझे फरारी शरारी के सामने तस्वीर खिंचवाते हुए नहीं देखा होगा। आपने मुझे नहीं देखा होगा कि मेरे इंस्टा पे चले जाएँ कहीं कि मैं किसी ऐसे घर के सामने खड़े होकर पिक्चर खिंचवा रहा हूँ, हैवी बाइक के सामने। उसका रीज़न क्या है? अव्वल तो चलो मुझे शौक नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जो चीज़ आपकी है ही नहीं, उसको सोशल मीडिया पे ये क्यों इस तरह डालना है कि देखो मैं कितनी अच्छी गाड़ी के सामने खड़ा हूँ। उससे क्या होता है, आपके माइंड के अंदर ये ना सबकॉन्शियस में आता है, अच्छा शायद जिसको इसने अचीव कर लिया है, तो अचीवमेंट की चीज़ निकल जाती है। तस्वीर डालना ही नहीं है सोशल मीडिया पे उस चीज़ की जो आपकी नहीं है। दोस्त की गाड़ी क्यों डालनी है, कहीं ऐसे दुबई में 2 फरारी होती है उनके साथ क्यों डालनी है भाई, जब वो आपकी चीज़ ही नहीं है। तो फिर तो जिस तरह मैं लाइफ जीता हूँ, आई कैन बी रॉन्ग एट लॉट ऑफ स्टेजेस, बट ये एक मेथड है, वकार ज़का स्टाइल, वकार ज़का की तरह रहना। नहीं सोचना कि यार मुझे कोई मोहब्बतों में पड़ना है, नहीं सोचना कि मुझे कोई रोमांटिक बाजियों में जाना है, नहीं सोचना कि यार मुझे कोई गर्लफ्रेंड बनानी है। ये भी एक लाइफ स्टाइल है, सीधा सीधा। और देखो, मोहब्बत, ऑर्गेज़म, सेक्स, जो बंदा इस पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखता, लड़का लड़की, वो बहुत अपनी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस और चुतियापे की टाइम वेस्टेज में जाता है। कोई लड़की इतनी
एग्जाम्पल देता हूँ, कोई लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है, ऐश्वर्या लग रही है आपको, फाट नहीं करती होगी, बाथरूम नहीं जाती होगी, बाथरूम जाके फूल तो नहीं निकलते होंगे, कितनी खूबसूरत हो जाएगी भाई, क्या खूबसूरती। कोई लड़का आपको बहुत प्यारा लग रहा है तो सोचो भाई क्या करता होगा, मतलब और नहीं है दुनिया में लोग। तो कभी भी इसको टारगेट नहीं बनाते, कभी भी नहीं। मैंने कभी ज़िंदगी में कोई कोई लड़की अच्छी लगी, हाँ स्नैपचैट पे बात हुई, अच्छा टाइम गुजारा, हेलो आए हुए फ्रेंड्स विद हाय हेलो करके वह आगे बढ़ गए। सेक्स कभी भी कोई अचीवमेंट नहीं है कि मैंने 10 लड़कियों के साथ किया, मैंने 2 लड़कों के साथ कर लिया। हाँ कोई आपको साइकोलॉजिकल वो फैंटेसीज टाइप माहौल है कि जी थ्रीसम होना चाहिए, घोड़े के साथ कर लूँ मैं, क्या गधे के साथ कर लूँ मैं, गाजर मूली, वो होता है, वो अपना अपना सीन है, ठीक है। बट अब देखो ये बातें करते करते ये वाली बीच में बात आई ना, तो आधे लोग एकदम कहते शिट यार ये बीच में ये वाली बातें क्यों करता है। इसलिए नहीं कर रहा कि इससे कुछ मुझे फ़ायदा है, इसलिए कि ये वाले जो एग्जांपल्स है ना, ये मेजॉरिटी को समझ आती है। वो मुल्क है ना जहाँ सबसे ज़्यादा पॉर्न देखी जाती है, ये वो मुल्क है ना जहाँ मोहब्बतों के चक्कर में ताजमहल, यहाँ ये वो खित्ता है सॉरी, जहाँ पर ताजमहल बना दिया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हार्वर्ड बनानी चाहिए थी, उसने ताजमहल बना दिया, बागीचे बना दिए। तो अगर आपको सेक्स और ये वाली बातों से इरिटेशन है तो आप हो सकता है 2-3% लोग उस पॉपुलेशन में आते हैं, मेजॉरिटी को इन बातों से ही समझ आती है। तो मेरा पॉइंट ये है कि यार पहले ना सेक्स पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आप सेक्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने सेक्स 1 लड़की 2 लड़की 10 में पढ़ना है, फिर ना आप लिमिटेड, फिर आप बहुत लकी हो गए ना, सुपर लकी, फिर आप मिलियनेयर बन जाओगे। अदरवाइज ये पैटर्न ठीक नहीं है। वेल्थ अच्छी कमाने के लिए और पैसा ज़्यादा बनाने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल होने के लिए अब जैसे जो जूइश लोग हैं वो कोई भी काम शुरू करने से पहले ज़बूर 23 को ज़रूर पढ़ते हैं कि भाई मुझे किसी का डर नहीं है, मैं किसी ईवल से डरता नहीं हूँ। 1 मिनट को दिखाई देता। जूइश लोग जो है ज़्यादातर इसको ज़बूर में कंसिडर करते हैं, हिब्रू बाइबल में इसके अंदर आ गया है फेयर नो ईवल, या मतलब बेसिकली अल्लाह ताला से वो इस पेनफुल दुनिया में जो है। बहरहाल ये मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा बताऊँगा तो फिर आप लोगों ने बोलना जी जूइश चीज़ कोई प्रमोट कर दी। भाई एज ए रिसर्चर बात हो रही है, आप ना करें फॉलो। हम मुसलमानों के लिए सूरह फलक और सूरह नाज़ है जब भी कोई काम शुरू करना है ना, स्पेशली सूरह फलक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पढ़ेंगे तो आपका काम वैसे ही हो जाना है। इसका मतलब ये कि आपने प्रिपरेशन ले लिया, आपने एक प्रोटेक्शन शील्ड पहन ली है कि मैं जो काम शुरू करने जा रहा हूँ इसमें मुझे अल्लाह ताला आपने काम। मैं एग्जांपल बताता हूँ, सूरह फलक का सबने ही रट्टा लगाया हुआ, तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। सूरह फलक आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो सकती है ना आपके काम में, कोई भी काम, फॉर एग्जांपल आप एक प्लांट समझो, एक पौधा लगाया आपने। अब पौधे को अगर बकरी आके खा रही है तो बकरी आपको इंटेंशनली नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाह रही, राइट। तो वो बेसिकली आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तेरी ऐसी मखलूक जो मेरे काम को अनइंटेंशनली ख़राब कर सकती है। जैसे कुछ लोग भी ऐसे होते हैं आपके ऑफिस में, आपके घर पे, यहाँ वहाँ, जो आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनकी किसी बात से, उनके मुंह से कोई बात निकल गई, उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे आप अब्बू से आप पैसे लेने के बीच में उन्होंने कुछ बोल दिया या कोई भी ऐसी चीज़ कर दी, तो वो अल्लाह ताला की मखलूक जो अनइंटेंशनली आपके काम को ख़राब कर सकती है, आप कहते हैं यार अल्लाह ताला इससे प्लीज़ मुझे आप इससे बचाएं। पहले में तो ये बोल रहे हैं। अब खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो आपका होटल है या कोई आपकी जगह है वो टूट टाट जाने का डर है, तो वो अर्थक्वेक अल्लाह के हुक्म से ही आना है ना, शैतान तो नहीं ला सकता। तो जो अर्थक्वेक आना है उससे आप कहते हैं अल्लाह ताला मुझे बचा। तो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन उस आफतों से, उन ईवल से जो अनइंटेंशनली आपके काम को ख़राब कर सकते हैं। फिर सूरह फलक में आप दुआ मांग रहे होते हैं कि अल्लाह ताला, अब फ़र्ज़ करो वो प्लांट आपने लगाया है, उस प्लांट को स्पेसिफिक लाइट चाहिए और स्पेसिफिक जो है उसको क्वांटिटी वाटर की चाहिए। अगर ज़्यादा पानी मिल गया तो गड़बड़, ज़्यादा धूप मिल गई तो गड़बड़। तो आप कहते हैं अल्लाह ताला जो भी मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ उसमें जितनी रिक्वायरमेंट है उस काम के लिए वही मिले, इतनी ज़्यादा भी ना मिल जाए कि वो काम ख़राब हो जाए बिल्कुल। अब जैसे ये है ना गसक वकब, ये है बैरियर ऑफ द डार्क। इसका मतलब यही है कि भाई अब पौधा लगाया हुआ है, अब उसे जो लाइट चाहिए थी, अगर कोई बीच में बैरियर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कोई भी जो काम शुरू करने जा रहे हैं उसमें बैरियर अगर कोई आना है तो अल्लाह ताला उससे हमें बचा। अच्छा, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाज़ दफ़ा आप पर जादू हुआ होता है, वो किसी ने कराया नहीं है, बट जिन्नात को कभी आपने तंग किया, कभी छेड़ा, कोई और चीज़ हो गई, अनइंटेंशनली आप पे कोई जो है ना काला जादू हुआ है। एक तो होता है कोई करवाता है, ठीक है, एक होता है नहीं, आपके ऊपर है, आप पे असरात हैं, आप पे अमलियात हुई हुई हैं, और जिसको लोग बड़ा मजाक समझते हैं, अबे ऐसे का होता होगा, ऐसे नहीं। अगर आप पर जादू पहले से है तो फिर आपका काम करने का दिल नहीं करेगा, लेज़ी रहेंगे, आप पड़े रहेंगे यहाँ पर। और ये जो जादू है, आप अल्लाह से दुआ करते हैं
देखो पहला फैक्टर क्या था कि जो एक्सटर्नल कोई भी अगर तेरी मखलूक है जो अनइंटेंशनली मेरे पौधे को ख़राब कर सकती है, बकरी गाय वगैरह, उससे बचा। और कोई वक्त तो ना आ जाए, कोई मेरा काम ना ख़राब हो जाए, अनइंटेंशनली चीज़ों से जो ख़राब हो सकता है। फिर उसके बाद क्या था कि कोई बैरियर ना हो मेरे काम में, और जो चीज़ उसको चाहिए मेरे काम को ज़्यादती ना मिल जाए, उसको जितना चाहिए उतनी हो। फिर ये कि अगर मेरे पे पहले से जादू हुआ है, मेरे ऊपर मुझे काम रोकने का कोई चक्कर है, क्योंकि मैं बताऊं ये जिन्नात अगर आपके पीछे पड़ जाते हैं ना, या बाज़ दफ़ा आप कहीं जाके रोड पे पेशाब करना, कभी दरख्त के पास कर देना, रात को दरख्तों के पास रहना, चाहे आप अमेरिका में रहते हैं कहीं भी रहते हैं, वो आ जाता है आप पे। फिर वो क्या करता है, आपके केमिकल रिएक्शन जो है दिमाग में उससे खेलता है। फिर ये साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं नहीं यार ये तो देखो केमिकल रिएक्शन ऐसे हो रहा है। हाँ तो भाई वो केमिकल रिएक्शन का रीज़न क्या है, रीज़न नहीं पता होता इनको, ये पता होता है अच्छा साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट क्या करता है, ये दवाइयाँ पकड़ो, ठीक है। साइकेट्रिस्ट ये कहता है ये दवाइयाँ पकड़ो और सोते रहो बस। दवाइयों का सिर्फ एक मकसद होता है, सुला दो कम वक्त, जितना सुलाओगे उतना जल्दी ये कम तंग करेगा। कोई इनसे आप पूछो भाई केमिकल रिएक्शन हुआ क्यों है, वजह बस बर्थ की वजह से होता है, अभी हम ठीक करते हैं 4 दवाइयाँ खा लो। तो अनइंटेंशनली आप पर अगर जादू हुआ है, ठीक है, यानी किसी ने प्लान नहीं किया, हुआ है आप पे, ठीक है, उससे मुझे बचा अल्लाह ताला, उससे मेरा छुटकारा पा। बाज़ दफ़ा आप पे आप बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल सही जा रहे होते हैं, लेकिन जब आपने काम शुरू करना होता है तो उसमें ये काला जादू जिन्नात रुकावट डालते हैं, आपको तंग करते हैं, क्योंकि आपने कभी उन्हें अनइंटेंशनली तंग किया होता है। फिर उसके बाद फिर लास्ट में ये कहा जाता है कि हाँ अब वो इंसान जो हसद कर रहा है आपसे, जो वाकई आपके काम को ख़राब करने की तैयारी कर रहा है, अभी तक तो वो आया नहीं था ना, अब कोई ऐसा बंदा है जो आपका पौधा काट के ले जाना चाहता है, जो आपके दरख्त को काटना चाहता है, जो आपके काम को ख़राब करना चाहता है, अल्लाह ताला उससे मुझे बचा। जो प्लान करके हसद कर रहा है और उसकी हसद की वजह से मेरे ऊपर असरात आएंगे, या उस हसद की वजह से मेरा काम ख़राब हो सकता है, इससे मुझे बचा। ये जो सूरत है ये आपकी अम्मी आप पे पड़ के फूकें, ये फूकने से भी बिल्कुल जो है एक इफ़ेक्ट आता है, लेकिन स्पिरिचुअली इसको अच्छा करने के लिए रट्टा नहीं लगाना, इसको तमीज़ के जैसे तमीज़ के साथ आपने पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने ये इमेजिन करना है कि उर्दू और इंग्लिश में समझ आ रहा हो कि आप क्या मांग रहे हो। अब भाई आप चाइनीज़ के सामने उर्दू बोलोगे तो क्या समझ आएगी, ये प्रोटोकॉल सेट है ना, अल्लाह ताला ने प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि अरबी में ही पढ़ना है, भाई तुम्हें उर्दू में आता है उर्दू में पढ़ लो, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में पढ़ लो, अरबी फ़र्ज़ नहीं है भाई, अच्छी बात है पढ़ना है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। अब जिसमें समझ आ रहा हो, और जब ये पढ़ रहे हो, मैं बताऊँ मैं जब इसको पढ़ता हूँ ना, जब मेरा कोई काम मुझे होता है, जब मैं पढ़ रहा होता तो मेरे जहन में कोई दूसरी चीज़ नहीं चल रही होती। लोग तस्बीह पढ़ रहे थे तो उधर बातें भी कर रहे थे, यहाँ वहाँ देख रहे थे, बेहुरमती है। भाई आप इसको जहाँ कहीं भी पढ़े ये सोच के करें कि मेरा अल्लाह ताला मेरा काम ठीक होना चाहिए। अबे मुझसे दुनिया हसद करती है, दुनिया मेरी माँ बहनें कर रही होती है, दुनिया पीछे लगी हुई होती है मेरे हर, आप जिससे बोलेंगे वकार जगह अबे वो तो ठीक नहीं है, अबे वैसे क्यों ठीक नहीं, वैसे ठीक नहीं है, मेरा काम फिर भी हो जाता है। तो भाई ये स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। बाकी आप क्लब जाते हैं जहाँ जाते हैं उसकी अल्लाह ताला से मगफरत के आंसू बहाएं, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, गफूर रहीम है, माफ़ कर देता है। किसी और को आप शराब ना ऑफर करें, किसी और को ज़बरदस्ती पार्टी में ना लेके जाएं, किसी और के साथ ज्यादती ना करें। अपने ऊपर अगर आप जो भी जुल्म सितम कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला कहता है चल अपने साथ कर रहे हैं ना, मैं देख लूँगा। लेकिन अगर आप किसी और को शामिल करेंगे गड़बड़ है। तो ये मत सोचो कि तुम गुनाहगार हो, तुम्हारे ने बहुत कुछ किया हुआ है। तुम भाई ये एक्सरसाइज है स्पिरिचुअल हीलिंग की, ये पढ़ो, काम। वो जूइश वाली जो दुआ है ना वो नहीं आप पे काम आएगी, क्योंकि आप इस प्रोटोकॉल के हो ना। अब आप समझो आप साइंस के स्टूडेंट हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब आप आर्ट्स की चीज़ें याद करके चले जाओ। भाई आप साइंस के स्टूडेंट थे ना, आप आर्ट्स की चीज़ें कैसे याद करके जा सकते हो, नहीं कर सकते ना, पेपर आएगा ही नहीं वो। तो अगर आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो ये प्रोटोकॉल है, जूइश को करते हैं वो क्रिश्चियंस की भी इसी तरह सेम दुआएं, तकरीबन हर जगह पर प्रोटेक्शन की इसी तरह है किताब की। आप वो दुआ को जब पढ़ रहे हो तो आपने जहन में बिठाना है अल्लाह ताला पैसे कमाने जा रहा हूँ, मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्रिप्टो टूर्नामेंट में मेरे इतना, मैं बता नहीं सकता कि कितना प्रेशर था मेरे पे, लेकिन कोई मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो खेलो, ठीक है करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में जो किताबें गोरों की वो इन्जॉय करके पढ़ें, इसलिए नहीं पढ़ेंगे उसमें 1 2 3 कोई प्रोटोकॉल कोई गाइड दी हुई है कि आप अमीर हो जाओगे। उससे आपका दिमाग रेडी होगा, माइंडसेट तैयार हो गया, आपको फार्मूले समझ आ गए कि इंडेक्स फंड क्या होता है, अच्छा प्रॉपर्टी में नहीं जाना, अच्छा मुझे ये करना है। ये सारी चीज़ें समझ लोगे तो फिर आपने स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है, सूर्य फलक पढ़ लो। सूर्य नाज जो है ना वो आपको सिर्फ वो जब इम्प्लीमेंट होती है, वो जब होता है, लोग बाज़ दफ़ा दोनों को पढ़ रहे होते हैं, रट्टा लगाया होता है ना। देखो सूर्य फलक जो है ये आपकी लक में कंट्रीब्यूट कर सकती है कि जो काम में अगर फंसा हुआ है उसको ठीक कर सकती है। सूर्य नाज जो है वो बेसिकली इसलिए होती है कि अगर आप बहुत कोई बड़ी चीज़ बन गए तो आप फिरौन ना बन जाओ, कहीं शैतान आपके दिल में ये वसवसा ना डाल दे कि आप दुनिया के खुदा हो और अल्लाह से भी बड़े हो, नाउज़ुबिल्लाह।
तो फिरौनियत आप में ना आ जाए, लेकिन फिरौनियत तो जब आएगी ना जब फिरौन जितने पैसे आएंगे।